नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सबिहा। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर उत्तराखंड हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री धामी ने किया भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड ऐप का शुभारंभ। भ्रष्टाचार के मामलों पर तुरंत होगा एक्शन, भ्रष्टाचारियों पर लगेगी लगाम। सहकारी बैंकों में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती घोटाले को लेकर मचा घमासान। सीएम धामी बोले नपेंगे दोषी, विपक्ष ने की धन सिंह रावत के इस्तीफे की मांग। कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास ने अधिकारियों को सौंपा 100 दिन का रोड मैप। रोडवेज बसों का ढर्रा सुधारना प्राथमिकता। गांव में लगाए जाएंगे समाज कल्याण के पेंशन कैंप। कांग्रेस जल्द शुरू करेगी डिजिटल सदस्यता अभियान। हल्द्वानी में हुई बैठक में उठा अभियान और अनुशासन का मुद्दा। अनुशासनहीनता कांग्रेस की हार की वजह। और बढ़ती महंगाई के बीच गरीब परिवारों को मिलेगी राहत। प्रधानमंत्री कल्याण योजना के तहत 6 महीने तक मिलेगा फ्री राशन। धामी सरकार ने जारी किया आदेश। तो आपको बता दें कि नैनीताल से खबर है। नैनीताल में पर्यटकों की संख्या में इजाफा हो रहा है लगातार। अब गर्मियों का सीजन आते के साथ ही वहां पर सैलानियों की संख्या जो है वो बढ़ने लगी है। शहर में जाम के हालात बनने लगे हैं और शहर में जो लगातार जाम की स्थिति बन रही है उसको देखते हुए उप महानिरीक्षक कुमाऊं पुलिस जो है उन्होंने वहां का निरीक्षण किया है और उन्होंने पर्यटकों को इस बात का भरोसा दिलाया है, इस बात का आश्वासन दिया है कि यहाँ आने वाले पर्यटकों को कोई दिक्कत नहीं होगी। और पार्किंग की जाम से जो समस्या बन रही है इससे छुटकारा दिलाने के लिए पार्किंग एरिया में ही अब वाहन को खड़ा किया जाएगा और इधर उधर अगर वाहन खड़े किए जाते हैं या मिलते हैं प्रशासन को तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। तो आपको बता दें कि नैनीताल से ये खबर है जहां पर लगातार पर्यटकों की आवाजाही के बाद जो जाम के हालात पनप रहे हैं उनको लेकर वहां पर कुमाऊं पुलिस महानिरीक्षक ने निरीक्षण किया है और पर्यटकों को आश्वासन दिया है कि अब आने वाले पर्यटक जो हैं वो पार्किंग एरिया में ही वाहन को खड़े करेंगे। इसमें क्या है कि जो डेली रोजाना हमारे यहाँ 1000-2000 गाड़ियाँ नैनीताल में जो है यहाँ आती है बाहरी राज्यों से। तो हमारे पास जो पार्किंग स्थल है तो मुख्यतः 6 पार्किंग स्थल है जो हम लोग आमतौर पे इसको यूज़ करते हैं। अब कई बार क्या होता है कि पर्यटकों को ये पार्किंग स्थल की जानकारी नहीं होती कि है कहाँ पर पार्किंग स्थल। तो कई बार पर्यटक जो है रोड पे घूमते हैं, उससे भी जाम लगता है रोड पे, क्योंकि वो खोजते हैं पार्किंग कहाँ जाना है। तो ये QR कोड से क्या होगा कि यहीं से उनको टोल नाके से ही बताया जाएगा कि ये स्कैन किए, वो अपने आप गूगल मैप से उस पार्किंग स्थल में पहुंच जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को सचिवालय में विजिलेंस विभाग द्वारा निर्मित ऐप भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड 1064 का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस ऐप का क्रियान्वयन मजबूती से किया जाए। ऐप पर जो भी शिकायतें आती हैं उनका जल्द ही निस्तारण किया जाएगा और भ्रष्टाचारियों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। सीएम धामी ने कहा कि इस ऐप के जरिए सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतुष्टि के सिद्धांत पर काम होगा और शिकायतकर्ता की पूरी गोपनीयता रखी जाएगी। हमारी सरकार का लक्ष्य है कि भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड हो और इसमें किसी भी आम जनता के आदमी को, सामान्य जनता के आदमी को, आम व्यक्ति को किसी भी प्रकार से कहीं पर भी भ्रष्टाचार उसके साथ न हो। कहीं पर उसको अपने काम करवाने के लिए कोई रिश्वत लेता हो, कोई उससे कोई डिमांड करता हो तो अपना 10 वो सीधे फ़ोन भी कर सकते हैं और ये वेब के माध्यम से इस ऐप को लॉन्च करके इस ऐप को अपने उसमें मोबाइल में डाउनलोड करके उसको लिखित रूप से भी शिकायत दे सकता है। ये पूरी तरह से गोपनीय रहेगा और हमारा लक्ष्य है कि पूरी तरह से भ्रष्टाचार मुक्त हो और अगर कहीं पर भी इस प्रकार की जो भी शिकायत पाई जाएगी उस पर सीधे सीधे विजिलेंस की कार्रवाई होगी। हमारा एक लक्ष्य है कि भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड हो। उत्तराखंड में एक तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अधिकारियों को चेतावनी भरे लहजे में बता रहे हैं कि वो ना सोएंगे और ना सोने देंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी एक तरफ ये चेतावनी दे रहे हैं और दूसरी तरफ सहकारिता विभाग में नियुक्तियों में हुई धांधलियां उनके इस बयान पर सवाल भी खड़े कर रही हैं। दिलचस्प ये भी है कि सहकारिता विभाग में नियुक्तियों में घोटाला उस दौर में शुरू हुआ जब राज्य में त्रिवेंद्र सरकार थी। वो त्रिवेंद्र सरकार जिसे ईमानदार सरकार के तौर पर पेश किया जाता रहा।
फिलहाल मौजूदा दौर में राज्य में धामी सरकार है और उस पर सहकारी विभाग में हुए नियुक्ति घोटाले के दोषियों की जांच का जिम्मा है। सवाल फिर वही है कि क्या ये हो पाएगा? सहकारी बैंक में नियुक्तियों में खूब हुआ खेल। अफसरों ने बेटे और बहू की लगा दी नौकरी। 4th क्लास की नौकरी रेवड़ी की तरह बटी। भले ही पीएम मोदी ये दावा करते हो कि आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा, लेकिन मौजूदा वक्त में उत्तराखंड कोऑपरेटिव बैंक में हुआ घोटाला ही इस राज्य का सच है। जिस कोऑपरेटिव बैंक को राज्य की आर्थिक सुधारने, गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों की बैंकिंग तक आसान पहुंच बनाने के मकसद से बनाया गया, वही कोऑपरेटिव बैंक अब अधिकारियों के बहू बेटों का उद्धार करने में लगा है। जिस कोऑपरेटिव बैंक को राज्य के विकास में योगदान देना था, वो अपने ही अधिकारियों के बहू बेटों के विकास में लग गया। दरअसल 4 जिलों देहरादून, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और उधम सिंह नगर में डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंकों में 4th क्लास के पदों पर 423 लोगों की नियुक्ति कर दी गई। इन नियुक्तियों में डीसीबी के आला अफसरों ने अपने ही परिवार के लोगों को नौकरी दे दी। दिलचस्प ये भी है कि नौकरियों के लिए बाकायदा भर्ती निकाली गई और परीक्षा भी ली गई। रिजल्ट आया तो अधिकारियों का पूरा खेल सामने आया। सहकारी संघ के एक चेयरमैन ने अपने भतीजे, तो पिथौरागढ़ में एक चेयरमैन के छोटे भाई की पत्नी को मिली नौकरी का खुलासा हुआ। देहरादून में डीसीबी में तैनात एक अधिकारी के बेटे को नौकरी मिल गई, तो वहीं एक संविदा कर्मचारी के पत्नी को भी। अब मामला मीडिया में आने के बाद सहकारिता विभाग का जिम्मा संभाल रहे मंत्री धन सिंह रावत ने इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं। पहली बार मैंने पारदर्शी नियुक्ति करने के लिए हाई स्कूल के इतने नंबर होंगे, इंटर के इतने होंगे, फर्स्ट क्लास के इतने होंगे, जो लड़का खेलता है उसके इतने होंगे, जो दौड़ वाला इतने होंगे, ये रखा था। लेकिन 2 जिलों में शिकायत आई और तुरंत मुख्यमंत्री जी हमने उस पर एक्शन किया है। जांच कमेटी बैठी है और 15 दिन में जांच वो देंगे और अगर कोई भी गड़बड़ी पाई गई तो किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। इधर मंत्री जी के कहने पर अधिकारी जांच में जुटे हैं, तो उधर विपक्ष में बैठी कांग्रेस इस मसले पर एसआईटी जांच की मांग कर रही है। इसके परिप्रेक्ष्य में बात उठी फिर से, तो जहाँ तो इसमें एसआईटी की होनी चाहिए थी, एसआईटी की जांच ना करा करके कुमाऊं मंडल के अधिकारी को, एक गढ़वाल मंडल के अधिकारी को जो इसी विभाग से जुड़े हैं उनको जांच सौंपी गई है। तो निष्पक्ष जांच का तो मुझे तो नहीं लगता कि हो पाएगी। इसमें एसआईटी जांच होनी चाहिए और जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल जिस बीजेपी राज को ईमानदार सरकार के तौर पर माना जाता है, उसी बीजेपी की सरकार में अधिकारियों की मिलीभगत से घोटाला हो गया। बहु बेटों को नौकरियां बांट दी गई, सैकड़ों हजारों योग्य युवाओं के सपनों को कुचल दिया गया और अब वही सरकार अपनी जांच में लग गई है। सवाल यही नहीं है, सवाल इस बात का भी है कि इस बात का जवाब कौन देगा कि जब सहकारी बैंकों के चेयरमैन जीएम एआर अपनी मर्जी से अपने करीबियों को नौकरियां बांट रहे थे, तो जिम्मेदार सिस्टम कहां सोया था? वो जिम्मेदार मंत्री कहां थे जो छाती पर ईमानदारी का बिल्ला लिए घूमते रहते हैं? क्या सब कुछ इतना चुपचाप हुआ कि किसी को भनक भी नहीं लगी? इन्हीं सवालों के बीच ऐसे में इंतजार कीजिए कि जांच की उठापटक के बाद वो कौन सा अमृत निकलेगा, किसे जांच में जिम्मेदार ठहराया जाएगा और कैसे सहकारिता का धर्म निभाया जाएगा। सहकारी बैंकों में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती घोटाले पर जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि मामले में जांच चल रही है, जो भी तथ्य जांच में निकलकर सामने आएंगे उसके बाद कानून अपना काम करेगा। नहीं, देखिए, हम लोगों ने सो मोटो खुद ही लिया है। अगर कहीं पर कोई गड़बड़ होगी तो हम लोग उसकी जांच करेंगे और कानून अपना काम करेगा और इस पर कहीं पर भी कोई गड़बड़ी आएगी तो कोई भी जो है कानून से बड़ा नहीं है। वहीं सहकारी बैंकों में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती घोटाले के मामले पर विपक्ष सीधे तौर से अब आक्रामक नजर आ रहा है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत के इस्तीफे की मांग की है, तो वहीं गणेश गोदियाल का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को धन सिंह रावत से इस्तीफा मांगना चाहिए ताकि पारदर्शी तरीके से जांच हो सके। घोटाले की जांच निष्पक्ष तब तक नहीं हो सकती जब तक कि वर्तमान मंत्री जो इस घोटाले के सूत्रधार हैं वो जब तक अपने पद पर बने रहते हैं। उन्हें अपने पद से त्यागपत्र देना चाहिए, मुख्यमंत्री जी को उनसे त्यागपत्र लेना चाहिए या मुख्यमंत्री जी को कम से कम ये विभाग उनसे हटाना चाहिए और तटस्थ रूप में ज्वाइंट विधानसभा की एक कमेटी बनाकर, विधानसभा सदस्यों की ज्वाइंट कमेटी बनाकर इसकी जांच करनी चाहिए। खबरों में फिलहाल यहाँ रुकेंगे, एक ब्रेक के लिए बने रहिए आप हमारे साथ।
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। सीएम धामी को हराने के भी उन पर आरोप लगे हैं, जिनकी चर्चाएं चल रही हैं और इन चर्चाओं को निशाना बनाकर कांग्रेस ने उन पर सियासी वार किए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी का कहना है कि भाजपा का भीतरघात साफ दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को मदन कौशिक पर कार्रवाई करनी चाहिए। वही सबसे बड़ी पार्टी का उत्तराखंड का सूबे का अध्यक्ष जो है वो अलग थलग कॉर्नर किया जा रहा है, उसके ऊपर बहुत गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। इस तरह की लंबी चौड़ी हाँकने से परहेज करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और अपना आत्मावलोकन करना चाहिए कि किस तरह से आपके चुनावों में ना सिर्फ मुख्यमंत्री को हराने की भूमिका में उनको रखा गया है, बल्कि हरिद्वार जिले के ज़्यादातर विधायकों को हराने में उनकी ही भूमिका मानी जा रही है। कांग्रेस विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद अब सदस्यता अभियान पर जोर दे रही है। कांग्रेस के डिजिटली सदस्यता अभियान को लेकर हल्द्वानी में कुमाऊं मंडल की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कांग्रेस के प्रदेश चुनाव प्रभारी राज्यसभा सांसद जेसी चंद्रशेखर मौजूद रहे। प्रदेश चुनाव प्रभारी ने कहा कि बूथ लेवल तक लोगों को कांग्रेस से जोड़ने के लिए डिजिटल सदस्यता अभियान चलाया जाएगा, जिसका मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी से जोड़ना है। इस बैठक में कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायकों ने अनुशासनहीनता का मुद्दा भी उठाया। टारगेट अभी दे दिया वो 10 लाख करने के लिए पूरा राज्य में डिजिटली मिनिमम 5 लाख करने के लिए, अभी बुक में 5 लाख किया, सो और 5 लाख करने के लिए डिजिटली करने के लिए हम लोग टारगेट दिया, वो करेगा। हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो हमारे स्थानीय नेता हैं, जो हमारे माननीय विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, उन्होंने अपने भावों को व्यक्त किया है और उन्होंने कहा निश्चित रूप से कहा है कि अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है अनुशासन की, और कहीं न कहीं अनुशासन हीनता की वजह से कांग्रेस कमज़ोर हुई है। एक सख्त फैसला लेने की ज़रूरत है। जो समीक्षा बैठक भी हुई थी उसमें मैंने प्रभारी जी का ज़्यादा समय नहीं लिया। मैंने 2.5 मिनट के कुल समय में अविनाश पांडे जी और प्रभारी जी से एक ही बात बोली थी कि अगर मैं किसी भी निर्णय जो हाईकमान का निर्णय उससे अगर मैं खुश नहीं हूँगा तो मैं एक बंद कमरे में आपसे आके अपनी बात रखूँगा, लेकिन सोशल मीडिया टीवी चैनल्स के माध्यम से कभी भी पार्टी हाईकमान यानी कि सोनिया जी राहुल जी का जो निर्णय है उसके खिलाफ कभी बात नहीं रखूँगा। उत्तराखंड के धधकते जंगलों से ऑक्सीजन कहे जाने वाले जंगलों के स्वाहा होने का खतरा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अब तक कई हेक्टेयर जंगल आग की धधकती ज्वाला में जलकर खाक हो गए हैं, तो सरकारी इंतजाम जंगलों की आग बुझाने में नाकाफी साबित हो रहे हैं। तो इसमें कहीं न कहीं आम जनता की लापरवाही भी भारी पड़ती दिख रही है। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। फरवरी के बाद बदलते मौसम के साथ बढ़ती गर्मी के बीच प्रदेश के जंगलों में आग लगने की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। फायर सीजन शुरू होने के बाद से लेकर अब तक वनाग्नि की घटनाओं में रोजाना बढ़ोतरी का सिलसिला देखने को मिल रहा है। देखा जाए तो उत्तराखंड का करीब 2/3 हिस्सा जंगलों से घिरा है और इसे प्रदेश का ऑक्सीजन कहा जाए तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगा। मगर साल दर साल बढ़ रही वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए विभागीय इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं, तो वहीं आम जनता में जागरूकता की कमी को भी इसके पीछे वजह माना जा रहा है। चलिए आंकड़ों के जरिए प्रदेश में वनाग्नि की घटनाओं और इससे खाक हुए जंगलों की स्थिति से आपको वाकिफ कराते हैं। वनाग्नि का सबसे ज्यादा कहर प्रदेश के गढ़वाल क्षेत्र में ज्यादा देखा जा रहा है। जिलेवार आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो पौड़ी जिले में फायर सीजन में अब तक 18 हेक्टेयर जंगल खाक हो चुका है। चमोली जिले की बात की जाए तो यहां जंगल में आग लगने की 25 घटनाएं अब तक हो चुकी हैं। उत्तरकाशी जिले में 1.5 महीने में फायर सीजन में अब तक 42 घटनाएं हो चुकी हैं। बागेश्वर में वनाग्नि की अब तक 42 घटनाएं घटित हो चुकी हैं। तो अल्मोड़ा जिले में 65 दिन के भीतर 54 घटनाएं होने से करीब 22,000 हेक्टेयर जंगल आग की भेंट चढ़ चुका है। कुछ ऐसे भी जिले हैं जहां वनों को आग से बचाने के लिए एक बड़ी चुनौती वन विभाग के सामने मुबाए खड़ी है। इसमें सबसे पहले उधम सिंह नगर जिले की बात की जाए तो यहां 1.5 लाख हेक्टेयर में फैले जंगल को बचाने के लिए वन विभाग ने 150 फायर वॉचर तैनात किए हैं। विभागीय अधिकारियों की माने तो आबादी क्षेत्र से ही आग जंगलों तक पहुंचती है। इसके पीछे कारण ये भी है कि सड़क किनारे लोग खड़े होकर ज्वलनशील सामग्री जंगल में फेंक देते हैं। पिथौरागढ़ जिले में एक वन रक्षक के पास करीब 2625 हेक्टेयर जंगलों को बचाने की चुनौती है। इस सीजन में जिले में अब तक 21 वनाग्नि की घटनाओं में 34.75 हेक्टेयर पंचायती वन खाक हो चुके हैं।
जबकि आरक्षित वनों में आग की 7 घटनाओं में 10.45 हेक्टेयर वन इलाका प्रभावित हुआ है। वहीं टिहरी वन प्रभाग में फायर सीजन में अब तक 1,43,268.90 हेक्टेयर और नरेंद्र नगर वन प्रभाग में करीब 62,000 हेक्टेयर वन क्षेत्र में ज्यादातर क्षेत्र आग की घटनाओं के मद्देनजर ज्यादा संवेदनशील हैं। यहां इस सीजन में आग लगने की 28 घटनाएं हो चुकी हैं। उत्तराखंड में धधकते जंगलों को आग से बचाने के दावे कोई नई बात नहीं, बल्कि हर साल विभाग का यही दावा रहता है, मगर हालात हर साल बदस्तूर वैसे ही बने रहते हैं। उत्तराखंड में इस बार पहले से ही मौसम की मार और उस पर विभाग के इंतजाम नाकाफी होने के साथ जनता में जागरूकता की कमी से अब तक भारी तादाद में वन संपदा का नुकसान हो चुका है। ऐसे में अगर मौसम मेहरबान नहीं हुआ तो ये आंकड़ा कहां पहुंचेगा किसी को मालूम नहीं। चढ़ती कला टाइम टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, देहरादून। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए हमारे साथ, लेकिन जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। मुख्यमंत्री धामी ने किया भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड ऐप का शुभारंभ। भ्रष्टाचार के मामलों पर तुरंत होगा एक्शन, भ्रष्टाचारियों पर लगेगी लगाम। सहकारी बैंकों में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती घोटाले को लेकर मचा घमासान। सीएम धामी बोले नपेंगे दोषी। विपक्ष ने की धन सिंह रावत के इस्तीफे की मांग। कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास ने अधिकारियों को सौंपा 100 दिन का रोड मैप। रोडवेज बसों का ढर्रा सुधारना प्राथमिकता। गांव में लगाए जाएंगे समाज कल्याण के पेंशन कैंप। कांग्रेस जल्द शुरू करेगी डिजिटल सदस्यता अभियान। हल्द्वानी में हुई बैठक में उठा अभियान और अनुशासन का मुद्दा, अतः कांग्रेस की हार की वजह। और बढ़ती महंगाई के बीच गरीब परिवारों को मिलेगी राहत। प्रधानमंत्री कल्याण योजना के तहत 6 महीने तक मिलेगा फ्री राशन। धामी सरकार ने जारी किया आदेश।